हेलो दोस्तों, सांगवान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आयोजित परीक्षा सिस्टम असिस्टेंट की सेकंड फेज यानी कि हम एफिशिएंसी की बात करने वाले हैं। और एफिशिएंसी में हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो एमएस एक्सेल का पार्ट पढ़ेंगे। ये एफिशिएंसी आप जानते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आरपीएससी और विद्युत विभाग द्वारा, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सभी में एफिशिएंसी का पार्ट सेकंड फेज में शामिल किया जाता है। जैसे कमर्शियल असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है, हाई कोर्ट की एलडीसी है, स्टेनो टाइपिंग है। ये सब भी साथ में हम इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में एमएस एक्सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एमएस एक्सेल है इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्यों कहा जाता है, एक्सेल में क्या काम किए जाते हैं, क्या यूज है एक्सेल का। तो देखिए आप, जैसे आप जानते हो कि एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसर, वर्ड फॉर्मेटिंग के लिए माना जाता है प्रोग्राम, जिसमें हम लेटर ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। उसी प्रकार से एमएस एक्सेल में हम कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं। कैलकुलेशन के लिए वैल्यू अलग अलग ब्लॉक में रखी जाती है और फिर उन वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मूले लगाकर कैलकुलेशन की जाती है। एमएस एक्सेल हमें ऐसी सुविधा देता है कि आपकी प्रत्येक वैल्यू को अलग अलग ब्लॉक में रखा जाए, साथ ही उन वैल्यूज़ पे जो भी कैलकुलेशन हम करना चाहें, ये आवश्यक नहीं है केवल वो जोड़ बाकी गुणा भागी करे, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एमएस एक्सेल की जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको ये ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही है सामने। ये ग्रिड लाइन देखो, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। इनको कॉलम कहा जाता है और जो आड़ी रेखा है इनको रो कहा जाता है। और रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से एक छोटा बॉक्स बन रहा है, यानी कि रो और कॉलम के मिलने से एक छोटा बॉक्स बन रहा है, उसे सेल कहा जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक सेल में आप वैल्यू इनपुट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, मैंने कोई वैल्यू इसमें रख दी है, तो आप ये मान के चलिए कि ये वैल्यू अलग अलग स्थान पर रखी हुई है। अब जब भी हम इनके ऊपर कोई कैलकुलेशन करेंगे तो प्रत्येक सेल को शामिल करते हुए, यानी प्रत्येक सेल का नाम बताना होगा मैं कि मैं इस सेल को जोड़ना चाह रहा हूँ या इस पर ये फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे सामने सीट खुली हुई है जिसमें रो कॉलम आपको दिखाई दे रही है, इसे स्प्रेड सीट या इलेक्ट्रॉनिक सीट या वर्क सीट के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर जो ABCD लिखी हुई है, ये प्रत्येक कॉलम के ऊपर लिखी हुई है, इसलिए इसे कॉलम हेडिंग या कॉलम का लेबल कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो रो है, ये जो आड़ी रेखाएं हैं, इनके लेफ्ट साइड में आप देखो नंबर है 1 2 3 4 5 जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, इनको रो या पंक्ति कहा जाता है। और ये जो नंबर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी हेडिंग है, इसको आप रो हेडिंग या रो का लेबल कह सकते हैं। ठीक है, फिर बता दूं आपको, यदि पेपर हिंदी में आता है और किसी प्रकार का नाम आ गया कि द्वितीय स्तंभ, तो मैं बता दूं आपको, स्तंभ कॉलम को कहा जाता है और रो को हिंदी में पंक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे हम ये बात करेंगे कि एक्सेल में किस तरीके से एक सेल सेलेक्ट करें, किस तरीके से मल्टीपल सेल सेलेक्ट करें, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही एक कॉलम को कैसे सिलेक्ट करें, मल्टीपल कॉलम कैसे सिलेक्ट करें, उसी प्रकार से एक रो कैसे सिलेक्ट करें, मल्टीपल रो कैसे सिलेक्ट करें। और मान लो पूरी सीट ही सिलेक्ट करना हो अपने को, तो सीट को किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप माउस जिस सेल पे क्लिक कर देंगे वो सेल सिलेक्ट मानी जाती है। ठीक है, और उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, यानी कि करंट सेल है ये हमारी। ठीक है,
और यदि आपको मल्टीपल सेल सिलेक्ट करनी हो तो आप माउस को ड्रैग करके, या कोने में से मत करना, बीच में से करना है, इसको ड्रैग करते हुए चलेंगे तो मल्टीपल सेल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक मान लीजिए उसी प्रकार से आप कहेंगे कि सर हमें रेगुलर नहीं करनी, आप हमें एक ये करनी है, एक ये करनी है, एक ये करनी है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद में कंट्रोल को दबाए रखना है। कंट्रोल दबाते हुए जहां जहां क्लिक करते हुए चलेंगे तो आपकी इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग सेल है वो सिलेक्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ या फिर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो रेड कलर कर दिया मैंने। देखो अलग अलग जितना सिलेक्ट किया था उनका कलर रेड हो गया यहाँ पर। आगे बात समझ में? ये था अपना इंडिविजुअल सेल को, यानी अलग अलग सेल को कैसे सिलेक्ट करना है। अब बात आती है नेक्स्ट, रो को सिलेक्ट करना। रो को सिलेक्ट करने के लिए आप बीच में से कहीं इस तरीके से सिलेक्ट ना करें। यदि आपको रेगुलर डेटा, जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करना है, रेगुलर डेटा, ये तो क्या सेल का सिलेक्शन बोलते हैं इसको, सेल सिलेक्ट करना। तो मैंने एक ये और एक, यानी ये 3 सेल सिलेक्ट करी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रो सिलेक्ट किया। रो कैसे सिलेक्ट होती है? देखिए, रो को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जो नंबर दिए हुए हैं, ये रो की हेडिंग है। इस रो की हेडिंग पर एक बार क्लिक करना आप, तो आपकी ये रो है, कंप्लीट रो सिलेक्ट हो चुकी है शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, उसी प्रकार से आपको मल्टीपल रोज, जैसे रो नंबर 4, 5, 6, 7, ये 4 सिलेक्ट करनी है आपको, तो आप यहां से यानी कि हेडिंग के ऊपर ही क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो आपकी मल्टीपल रो सिलेक्ट हो जाती है। अब बात करेंगे सर मुझे 4 और 7 नंबर रो नंबर 4 एंड 7 ये 2 ही करनी है, तो कैसे करेंगे? आप 4 पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल को दबाए रखेंगे और उसके बाद में 7 पे क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से 2 रो भी सिलेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉलम की। कॉलम किस प्रकार से सिलेक्ट होता है? जब आपको कॉलम सिलेक्ट करना हो तो आप कॉलम की हेडिंग पे एक बार क्लिक कीजिएगा, एक कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरे पे करोगे तो दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा, पहला हट जाएगा। एक एक कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप एक एक कॉलम पे क्लिक कीजिए। एक साथ 2-4 करने हो, जैसे DEFGH करना हो तो एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये कहना चाहते हो कि मुझे D और F केवल ये 2 ही करने हैं, D F और साथ में K भी करना है, ये बहुत दूर है, बीच के नहीं करने, तो क्या करोगे? D पर क्लिक करोगे, कंट्रोल को दबा लेना है, F पे क्लिक कर दिया और K पे क्लिक कर दिया। अब आप अच्छे से देख पा रहे हो कि जो जो हम चाह रहे हैं केवल वो ही क्लिक होंगे। आप ध्यान रखिए, जब भी कुछ भी सिलेक्ट करते हो, चाहे कोई वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो या स्क्रीन के ऊपर कोई आइकन सिलेक्ट कर रहे हो, चाहे अपन एक्सेल में कॉलम या रो सिलेक्ट कर रहे हो, बस आप ये ध्यान रखना कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए चलेंगे तो मल्टीपल आइटम सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करना। फिर बात आती है कि पूरी सीट कैसे सिलेक्ट करें। पूरी सीट सिलेक्ट करने के लिए आप देखोगे कि सारे तो कॉलम चाहिए और सभी रो चाहिए। तो कॉलम की हेडिंग तो आप जानते हो ये है, रो की हेडिंग ये है, तो क्यों ना हम इस कॉर्नर में जाएंगे, मैं पूछूंगा ये क्या है बताओ, रो की हेडिंग है, कॉलम की हेडिंग। आप बोलेंगे सर ये कॉलम में भी शामिल होनी चाहिए और रो में भी शामिल होनी चाहिए। यस, बिल्कुल राइट है कि ये कॉलम को भी शामिल करता हो, रो को भी, यानी संपूर्ण कॉलम और संपूर्ण रो। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाती है। ये हो गया अपना सिलेक्शन का तरीका। अब देखिए नेक्स्ट बात ये आती है, जैसे आप एफिशिएंसी के स्टूडेंट हैं, बात ये आती है कि सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन में गलती कर दी, फिर आप चाहे कितनी भी कैलकुलेशन करते रहो, कितनी भी फॉर्मेटिंग करते रहो, सिलेक्ट गलत कर दिया, जैसे उदाहरण के लिए आपको कहा जाए कि डी कॉलम का फॉन्ट कलर रेड कीजिए और आपने गलत सिलेक्ट किया है, आपने मान लो ई कर दिया या फिर डी के साथ में ई कर दिया, फिर आप चाहे फॉर्मेटिंग करते रहो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सिलेक्शन हमने सीख लिया। अब हम स्प्रेडशीट से रिलेटेड एक बात और सीखते हैं। स्प्रेडशीट की जो आपको हेडिंग दिखाई दे रही है कॉलम, उसके जस्ट ऊपर एक पट्टिका दिखाई दे रही होगी आपको। इस पट्टिका को कहा जाता है फॉर्मूला बार। क्या कहा जाता है? फॉर्मूला बार। ये किसी अन्य प्रोग्राम में नहीं होती, केवल एक्सेल में ही होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी बार है जो केवल एक्सेल में उपलब्ध होती है, अन्य प्रोग्राम में नहीं होती। तो इसका जवाब होगा फॉर्मूला बार होती है। क्लियर ये चीज? अब मैं बता दूं आपको, ये जो फॉर्मूला बार है ये कॉलम हेडिंग के जस्ट ऊपर है। इसके भी 3 पार्ट है।
इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि D4 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब है कि वर्तमान में आपने कौन सी सेल पे क्लिक किया हुआ है, यानी आपकी करंट सेल कौन सा है, उस सेल का नेम प्रदर्शित करेगा। जैसे मैं बात करूं कि 3, तो आप कहेंगे सर कॉलम तो F है और रो नंबर 7 है। इसे रीड करने की बजाय आप सीधे नेम बॉक्स से देख सकते हो, तो F7 इसमें लिखा हुआ है। क्लियर ये चीज, ये होता है नेम बॉक्स। उसके बाद में जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो और इसमें जब कुछ टाइप करोगे, जैसे मैं टाइप करना, मैं लिख रहा हूं या आयुष लिखने की कोशिश कर रहा हूं, AYU लिखा, लिखते ही यहां पर ये कमांड बटन है, एक इसमें क्रॉस का साइन है, ये कैंसिल कर देगा। यानी मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा, क्रॉस बटन को दबा रहा हूं, तो ये कैंसिल कर देगा जो लिख रहा था उसको। और मान लो कि मैंने AYU लिख के और ओके बटन दबा दिया, एंटर, इसका मतलब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा जितना हमने लिखा है, ये ओके का काम करेगा। तो देखो इसमें आयु लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट है, ये फंक्शन से रिलेटेड है। यदि आप कोई फंक्शन लगाना चाहो तो फंक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे फॉर्मूले आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि मैंने यहां जो लिखा उसको ओके करना या कैंसिल करना। अब बात ये आती है कि सर आयुष लिखना था, आपने आयु लिख के छोड़ दिया, अब इसको कैसे चेंज करें। अगर आपने सीधा इसमें AY लिखोगे तो पहले वाला सब मिट जाएगा, सीधा नहीं लिखना आपने को, तो क्या करें, हमें इसमें बदलाव करना, एडिटिंग करनी है। एडिटिंग के लिए क्या करते हैं, एडिटिंग के 3 तरीके हैं, तीनों तरीके ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, जिसमें फॉर्मूला टाइप किया जाता है या फिर फॉर्मूले को एडिट किया जाता है, या आपको ये भी देखना हो इस सेल में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो फॉर्मूला बार पे आके आपको क्लिक कर देना है यू के आगे, फिर आपको यहां टाइप कर लेना है SH, आयुष नाम टाइप हो गया। जैसे फॉर्मूला बार में जो चीज लिखी है वही आपको सेल में दिखाई देती है। आयुष लिखिए, अब आप एंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए यहां से, ये लो आयुष पूरा हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यदि आपको मान लीजिए, मैं इसको अनडू कर रहा हूं, दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेल में जहां डेटा टाइप किया उस सेल में माउस से डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी और इसमें आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। एंटर। तीसरा तरीका ये है कि जिस सेल में आपने क्लिक किया हुआ है उस पर, यानी ये सिलेक्ट की हुई सेल है, उस पर आकर और कीबोर्ड से जो फंक्शन कीज होती है उसमें F2 दबाना। F2 जैसे प्रेस करोगे ये एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होने के बाद आप इसमें और कुछ लिखना चाहें और इसमें टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला बार, ठीक है। अब देखिए आप, अब देखिए मैंने यहाँ आयुष शर्मा लिखा, आगे मान लो यहाँ लिख रहा हूं मैं अंजलि माथुर, ठीक है। अंजलि माथुर के बाद मैं लिख रहा हूं अनिल गर्ग, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो यहां पर एक बात हमारे सामने आ रही है कि एक बात सामने ये आ रही है कि मैंने यहां पर लिखा आयुष शर्मा अंजलि माथुर, लेकिन ये डेटा छुप गया है। छुप गया तो इसके देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाइए, है ना, या आप ये चाहते हो कि कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी, तो क्या होगा, ये मल्टीपल लाइन में आ जाएगा, यानी शर्मा है वो नीचे आ जाएगा। इसके 2 तरीके, तो देखो दोनों तरीके करते हैं अपन। सबसे पहले मुझे जिस सेल की विड्थ बढ़ानी है उस सेल पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में इसकी हेडिंग पे आ जाना है, हेडिंग को पकड़कर ड्रैग करते हुए चलेंगे इस तरीके से राइट साइड में, तो ड्रैग करेंगे तो विड्थ बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है। और एक तरीका तो ये हो गया विड्थ को बढ़ाना। दूसरा तरीका, सी कॉलम पे आपने क्लिक किया और आपको चाहिए ऑटो फिट, कि सर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही बढ़े, तो क्या करेंगे, सी कॉलम के जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे लाइन दिखाई देगी आपको, इस पर डबल क्लिक कर देना आपको, तो जितनी इसको आवश्यकता है उतनी ही साइज बढ़ेगी। देखो यहाँ पर हमने मैनुअल किया था, कुछ ज्यादा होगी, लेकिन अंजलि माथुर वाले पे मैंने क्या किया था, डबल क्लिक किया है, इसलिए ऑटो सेट हो जाएगा, ये ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि इसमें आपने ज्यादा कर लिया, ये ऑटो फिट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ऑटो फिट के लिए इसमें भी आके डबल क्लिक करेंगे,
तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। यानी ऑटो फिट का मतलब हो गया जितनी इसको आवश्यकता है उतना फिट हो जाता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखिए इस तरीके से है। यदि हम ऑटो फिट करने के बजाय ये चाहें कि विड्थ मत बढ़ाओ सर, कोई दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका आप रेप टेक्स्ट जानते होंगे कि जो टेक्स्ट आगे जा रहा है या छुप रहा है उसको नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर देना, वो होता है रेप टेक्स्ट। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहां पर आप होम टैब में देखोगे रेप टेक्स्ट अलाइनमेंट में। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो विड्थ तो नहीं बढ़ी लेकिन हमारा टेक्स्ट भी पूरा आ गया। अब रेप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जितना टेक्स्ट छुप गया वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट रो मत बोलना है यहां पर, नई रो, यानी कि रो नंबर 3 में ही पूरा डेटा ये, तो ये टूट के रो नंबर 4 में नहीं आएगा, नहीं, रो नंबर 3 में रहेगा बट लाइन चेंज हो जाएगी इसमें। ये होता है अपना रेप टेक्स्ट। तो इसकी आवश्यकता पड़ती है कभी कभी हमें कि जो सीट है उसकी विड्थ नहीं बढ़ानी है, क्योंकि मैटर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है प्रिंटिंग में, अगर विड्थ बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो आप इसको रेप टेक्स्ट कर सकते हैं। रेप टेक्स्ट का हटाना हो कि सर इसको वापस कैसे करें आप, कि नहीं डबल लाइन में तो नहीं चाहिए सर रेप टेक्स्ट, तो वापस से रेप टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये क्या इसके जो इफेक्ट लगा है हमने रेप टेक्स्ट वाला वो हट जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करके, और यदि इसके राइट साइड में डबल क्लिक करोगे तो भी ये दोनों एक साथ ऑटो फिट हो जाएंगे। अब आप ये कहोगे, जैसे मैं करके बताता हूँ, मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, दोनों ऑटो फिट हो गए। अब आप ये कहोगे कि सर एक बात बताइए, 2 के बजाय मान लीजिए कि 20-25 के करीब कॉलम है और वो भी ऐसे ही हो रहे हैं, किसी में डेटा छुप रहा है ही नहीं, तो क्या ऐसा संभव है कि सभी कॉलम्स को हम एक साथ ऑटो फिट कर दें? तो आपको पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। टेबल सेलेक्ट करने का तरीका बताया था मैंने, कॉर्नर पे आके क्लिक कर देना है। अब किसी भी एक के राइट साइड में, यानी ABCD में से किसी भी एक के ऊपर आके आपको बीच में नहीं करना है, जहां अंत में लाइन है उस पर डबल क्लिक कर देना है, तो सारे के सारे कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, आप B को देख लिया, C को, इसी प्रकार से F को देखो, जितनी जरूरत थी उतना हो गया। अब यदि मान लो कि मैं इसमें इतना डेटा लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, अगर कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑटो फिट ये हो जाता है। तो ये था अपना ऑटो फिट करने का तरीका। अब हम चलते हैं, मैंने आपको स्प्रेडशीट की जानकारी दे दी है अच्छे से। स्प्रेडशीट के बाद में अब हम एक्सेल के प्रत्येक जो टैब हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जितना मैटर हमने लिखा हुआ है उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने जो नाम लिखे हुए हैं इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉन्ट ग्रुप की। जैसा कि आपको MS वर्ड में हमारी वीडियो आपने देखी होगी, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे तो MS वर्ड को देखना, बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हुआ है। फिर मैं आपको वापस कंप्लीट पढ़ा रहा हूं। अभी जिस डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है उस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो मुझे 3 नाम है, इनको सिलेक्ट कर लिया मैंने। फॉन्ट नेम, जैसे कैलिब्री आ रहा है, अभी मुझे एरियल करना है तो मैं एरियल करूंगा। फॉन्ट का नेम कैसे सिलेक्ट करोगे? फॉन्ट का नेम इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फॉन्ट की साइज 11 है, आपको कम ज्यादा करनी है। आपको एफिशिएंसी बोला जाएगा कि जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं उनकी फॉन्ट साइज 10 कीजिए, 10 कर देंगे, ये फॉन्ट साइज होगी। तो फॉन्ट नेम एंड फॉन्ट साइज। उसके बाद में आप देखेंगे कि ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट, ये फॉन्ट की साइज बढ़ाते हैं और श्रिंक फॉन्ट कम करता है। अब आप बोलेंगे सर ये साइज कितनी बढ़ाता है, ये बताइए। ये जो आपकी लिस्ट है ना, इस लिस्ट में जो आइटम है 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 इस तरीके से, इसमें जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप लिस्ट से नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके ग्रो फॉन्ट से लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, श्रिंक फॉन्ट से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम कि मैंने जो सिलेक्ट किया उसको बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक कीजिएगा। हटाना है बोल्ड इफेक्ट को, इसी पे वापस क्लिक करें। इसी प्रकार से इटैलिक करना है, इटैलिक को हटा देंगे। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन को हटा देंगे। ये ध्यान रखना है कि अंडरलाइन में 2 तरीके के अंडरलाइन है, एक सिंगल अंडरलाइन, एक डबल अंडरलाइन है।
अगर एग्जाम में बोला जाता डबल अंडरलाइन कीजिए तब तो डबल अंडरलाइन करनी है, अदरवाइज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिंपल अंडरलाइन पे क्लिक करना है। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, जैसे मुझे इस मैटर के ऊपर बॉर्डर लगानी है, बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कौन सी वाली बॉर्डर लगानी है आपको। जैसे टॉप बॉर्डर, तो जितना सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर ऊपर बॉर्डर लगेगी। ये देखो केवल ऊपर ऊपर बॉर्डर लगेगी, इतना सिलेक्ट किया हुआ। एक बार मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पर कि केवल जो बॉर्डर लगी हुई है वो ऊपर ऊपर लगी है। ठीक है, अब हम क्या करें ऐसा कि चारों तरफ बॉर्डर लग जाए। हम पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर में जाके ऑप्शंस ऑल बॉर्डर करेंगे। अब देखो आपको ध्यान से दिख रही होगी कि ऑल बॉर्डर लग जाएगी। ये एमएस वर्ड में भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। बॉर्डर लगाने के तरीके हैं, टॉप में लगानी है, बॉटम में लगानी है, लेफ्ट में लगानी है, राइट में लगानी है। इस प्रकार से आपको बॉर्डर लगा लेनी है। ठीक है, बॉर्डर नहीं लगानी हो, हटानी हो तो हम करेंगे नो बॉर्डर। क्लियर है जी? ये अपना बॉर्डर का पार्ट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कलर फिल करना। किसी भी सेल में कलर फिल करना हो, उस सेल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कलर फिल करने का तरीका है फिल कलर। इसमें जाके अगर कोई पर्टिकुलर कलर बोले तो वो कलर हमें फिल कर देना है। जैसे ऑरेंज कलर फिल करना है या फिर येलो फिल करना है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाइट और ब्लैक कलर को छोड़कर कोई भी कलर फिल कीजिए, तो आप व्हाइट और ब्लैक को छोड़ के कोई भी कलर फिल कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ये था सेल में फिल करना। यदि कॉलम में फिल करवाए, कॉलम में कैसे फिल करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से कलर फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से रो के लिए कहा जाए तो रो को सिलेक्ट करेंगे और रो में जो कलर फिल करना है वो कलर फिल आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिल करने का तरीका हो गया। अब देखो नेक्स्ट, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। मैं एक बार सारे हटा देता हूं, तो मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कैसे करूंगा, देखो कॉर्नर पे क्लिक करूंगा और यहां से फिल हटाना हो तो नो फिल, तो यहां से हट जाएगी। ये फिल हो गया ना, समझ में आ गया अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम आगे। टेक्स्ट कलर, कौन सा टेक्स्ट कलर चेंज करना है? अगर पूरा ही कंप्लीट करना है तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यदि मान लो ये जो नाम लिखे हुए हैं इनका ही टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो नाम को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद में आप यहां से कोई कलर चूज कर लीजिए, जो कलर आपको चूज करना है उसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है अलाइनमेंट की। देखो एक्सेल के बारे में एक जानकारी दे दूं मैं आपको कि जब भी हम कोई मैटर टाइप करते हैं, जैसे मैंने ये टाइप किया ए बी, देखो दो तरीके की बातें हैं। एक मैंने नंबर टाइप किया है, दूसरा मैंने अल्फाबेट टाइप किया है। नंबर का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो हमेशा राइट अलाइनमेंट होता है, जबकि टेक्स्ट है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने 5 2 3 4 ये जो नंबर हैं इनका अलाइनमेंट राइट आ रहा है, मैं इसको लेफ्ट करना चाहूं लेफ्ट कर सकता हूं, सेंटर कर सकता हूं, राइट कर सकता हूं। लेकिन डिफॉल्ट की जब भी बात आती है, याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट तो आप बोलेंगे राइट होता है, टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट होता है। तो एक्सेल में या तो आप न्यूमेरिकल लिखोगे या अल्फाबेट लिखोगे, दोनों के अलाइनमेंट मैंने बता दिए हैं। अलाइनमेंट चेंज करना हो तो अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट के कर सकते हैं। अब ये तो था अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट सेंटर राइट हॉरिजॉन्टल था। और मान लो कि इस प्रकार से आपने रो की हाइट बढ़ा रखी, कैसे बढ़ानी है बताया था, जैसे मैंने कॉलम की विड्थ बढ़ा के बताई थी आपको, उसी प्रकार से रो की हाइट बढ़ानी है तो रो को पकड़ के ड्रैग करेंगे। कहां से पकड़ना है? जहां रो खत्म हो रही है उस पर बाद में एक लाइन बनी हुई है यहां से। इसमें आप देखेंगे जो अलाइनमेंट है, अगर वर्टिकल की बात करें, लंबवत वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ है। अब हम यदि इसका अलाइनमेंट वर्टिकल के हिसाब से मैं इसको सेंटर में ले जाना चाहूंगा तो देखो आप देखोगे यहां पर ऊपर वाले अलाइनमेंट है ये वर्टिकल वाले और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल के। ठीक है, तो मैं इसको यदि सेंटर करूंगा तो देखो वर्टिकल के हिसाब से, लंबवत के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो गया और ये टॉप हो गया। वैसे इसको बोला जाता है टॉप, मिडल एंड बॉटम। और
यदि हम बात करें लेफ्ट राइट के हिसाब से, यानी हॉरिजॉन्टली बात करेंगे तो अभी राइट है, ये सेंटर और ये लेफ्ट। अब आप बात करेंगे सर क्या ऐसा संभव है कि ये ऊपर नीचे के हिसाब से यानी वर्टिकल भी बीच में आ जाए और लेफ्ट राइट भी बीच में आ जाए? तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले यानी वर्टिकल अलाइनमेंट को भी क्या कर देंगे सेंटर, और लेफ्ट राइट को भी क्या कर देंगे सेंटर, तो ये बिल्कुल बीच में आ गया। अब नेक्स्ट है, यदि कोई आपने नाम लिखा हुआ है, यदि इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन डायगोनल करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें देखो ये एंगल है जो काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, ये ऊपर से नीचे की ओर, इसको बोलते हैं एंगल क्लॉकवाइज। फिर वर्टिकल टेक्स्ट, यानी इसमें आप देखोगे वर्टिकल टेक्स्ट ने जो नाम है वो ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ दिखाई देगा। मैं करके बताता हूँ, इसकी हाइट फिट इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और यदि आप इसकी डायरेक्शन को रोटेट टेक्स्ट अप कर दोगे तो ये नाम नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ दिखाई देगा। और इसी को यदि आप कर देते हो रोटेट टेक्स्ट डाउन तो डाउन की तरफ दिखेगा। और यदि आप इसको करते हो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इससे क्या होगा बताता हूं मैं आपको। यदि आप अपनी इच्छा अनुसार डिग्री सेट करना चाहो कि कितने डिग्री पे चाहिए आप, तो देखो आप यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा है 0 डिग्री पे, जिसको आप नॉर्मल टेक्स्ट कहते हो। यदि आप इसको 45 डिग्री पे करना चाहते हो तो यहाँ पर 45 डिग्री होगी, या लिखा हुआ आएगा। और एग्जाम में आ भी जाता है, मान लीजिए 50 डिग्री पे करना है तो हम अंदाजा नहीं लगाना, हमें यहाँ टाइप कर देना 50। ये 50 डिग्री पे हो गया, इसको ओके कर देना। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो 50 डिग्री पे होगी। और नीचे की तरफ उसको हम बोलेंगे माइनस में, तो माइनस में करना है। यदि आपको माइनस में 50 डिग्री करना है तो आप यहां पर क्या कर देंगे, 50 से पहले लगा देंगे माइनस 50 डिग्री, ये माइनस में 50 डिग्री, ये होगी टेक्स्ट डायरेक्शन। आगे बात करते हैं हम, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मैंने यहां पर, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूं और इसको क्या कर देंगे 0 डिग्री। यहां पर सांगवान एकेडमी लिखा हुआ है, मान लीजिए सी में कुछ और लिखा होता और एफ में कुछ और लिखा होता। अब डेटा छुप गया, क्या करें? करने के लिए हमें रेप टेक्स्ट करना है। तो जैसे रेप टेक्स्ट करेंगे तो इसमें ये जो शब्द है ये टूट जाएगा, यानी यहां सांगवान और एकेडमी दो अलग अलग लिखे हुए, सांगवान ऊपर आ जाएगा, एकेडमी नीचे आ जाएगी, यानी कि उसी सेल के अंदर मल्टीपल लाइन बन जाएगी। तो हम करके देखते हैं रेप टेक्स्ट। ये देखो एक ही सेल में एक से ज्यादा लाइन, इसको कहा जाता है रेप टेक्स्ट। फिर आता है मर्ज करना। कई बार क्या होता है, हमें 2 सेल को मिलाकर एक सेल बनानी हो तो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ कुछ पहले से लिखा हो, चाहे आप पहले से लिख लो या फिर बाद में लिख लो, पर ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं यहां अंजलि माथुर लिखा हुआ है और यहां मनीष माथुर लिखा हुआ है। और अब आप यदि ट्राई करोगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, इसको सिलेक्ट किया आपने, मर्ज किया, मर्ज करोगे तो डेटा खत्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेल वाला रहेगा वही मर्ज होके आ जाएगा। तो ओनली अंजलि माथुर रहा है, बाकी मनीष माथुर गायब हो गया। इसलिए ध्यान रहे जब भी आपको मर्जिंग करनी हो, मर्जिंग पहले से करके रखिए। 2 सेल 3 सेल 5 सेल जितना भी करना चाहो, रेगुलर होनी चाहिए। इनको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आप करेंगे मर्ज एंड सेंटर। अब ये सेल मर्ज हो चुका है, अब आपको जो लिखना है वो लिखिए इसमें। ये था मर्ज करना। अब मान लीजिए हमें मर्ज नहीं करना है तो इसको अनमर्ज करेंगे, वापस से इस पर क्लिक रखेंगे और इसके डायलॉग को ड्रॉप डाउन को खोलेंगे। इसमें ऑप्शन है नीचे नीचे अनमर्ज से, अनमर्ज करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, यानी डेटा वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, सेकंड वाली ये खाली हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक? इसके आगे हम चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं आपके सामने एक शीट खोल के दिखाता हूँ। शीट खोली हमने और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो अभी तक हम फॉर्मेटिंग खुद कर रहे थे, अभी तक फॉर्मेटिंग हम खुद कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कि आपने हेडिंग को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में इसे बोल्ड कर दिया और इसमें कलर फिल करना है। मान लीजिए तो हमने लाइट ये कलर फिल कर दिया ऊपर हेडिंग के लिए,
ये फॉर्मेटिंग हम खुद कर रहे थे, लेकिन इस बार हम शर्त देंगे, कंडीशन के अनुसार फॉर्मेटिंग करेंगे। तो कंडीशन के अनुसार फॉर्मेटिंग करने के लिए आप चाहते हैं कि डी कॉलम में या फिर ये मान लीजिए बैलेंस फीस जानना चाह रहे हैं कि भाई किसी की भी फीस है वो 10,000 से ज़्यादा बकाया है, तो उनको हाईलाइट करो, उनसे फीस मांगनी है अपने को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट करेंगे ग्रेटर देन, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है 10,000 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन कितना 10,000 यहाँ टाइप करेंगे 10,000। क्या करना है उसको, अब देखो इसमें ऑप्शन है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसमें लाइट रेड तो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा कलर, और डार्क रेड कलर में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से येलो फिल करना है या फिर लाइट रेड फिल करना है, रेड टेक्स्ट लिखना है, रेड बॉर्डर बनानी है, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे जैसे इनको स्ट्राइक थ्रू करना तो स्ट्राइक थ्रू कर लो, फॉन्ट का नाम चेंज करना फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर बनानी है बॉर्डर बना सकते हो, यहाँ से फिल करना है कोई दूसरा कलर, जैसे आपको स्काई कलर फिल करना है स्काई कलर फिल कर लेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो जिनकी भी फीस है जो 10,000 से ज़्यादा है वो हाईलाइट हो जाएगी। ये अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप चाहेंगे या मान लीजिए अपने टोटल फीस पे लगा रहे हैं कि फीस वाइज अलग अलग शो करना अपने को, तो यहाँ पर कलर स्केल लगाएंगे तो अलग अलग फीस का अलग अलग कलर आ जाएगा। डेटा बार्स करेंगे तो बार आ जाएंगी, जो ज़्यादा बड़ी संख्या उसमें बड़ा बार आ जाएगा, छोटी संख्या में छोटा बार आ जाएगा, ठीक है। आइकन पे देखिएगा, यदि हम आइकन करते हैं कोई भी आइकन, तो देखिए जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पर आइकन लग गए। वैल्यू एक्चुअल में क्या है, वैल्यू तो इसमें 40,000 ही है, क्योंकि आप यहाँ अंदर देखोगे फॉर्मूला बार में 40,000, तो जो 40,000 वाली है 40,000 वाली उनका आइकन कुछ और होगा, 30 वाले का कुछ और होगा, 10 वाले का कुछ और होगा, अलग अलग आइकन दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर आते हैं हम फॉर्मेट एज टेबल। यदि हम इस पूरे डेटा को टेबल के रूप में फॉर्मेट करना चाहें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप चाहें तो क्लियर रूल्स कर देंगे। मैंने फॉर्मेटिंग हटा दी है, जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। अब मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल, इनमें कोई भी एक डिजाइन लेना चाहूं तो यहां से जो आपकी मर्जी वो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों नहीं हो, क्योंकि हमने फिल किया फोर्सफुली, ठीक है, ये आ जाएगा। इनमें से सिंपल लेना चाहो सिंपल आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये, तो पहले आप ऐसा करो, इसका जो फिल किया था ना आपने, इसमें जाके बोलो नो फिल, और अब करके देखो आप इसको सिलेक्ट करोगे पूरी टेबल को। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, यहाँ से जो भी डिजाइन लेना चाहिए वो डिजाइन है, दिख रहा है आपको। इस प्रकार से हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल कलर फिल किया तो वो कलर ही फिल होगा, ध्यान रखना, वही कलर दिखाई देगा आपको। ये था टेबल का फॉर्मेट सेट करना। उसके बाद में हम बात करेंगे सेल स्टाइल की। सेल स्टाइल में आप चूज कर सकते हो कलर कि जैसे कोई डेटा कम होता है वो लाइट दिखेगा, और जो डेटा ज़्यादा होगा वो डार्क होता चला जाएगा। इसी प्रकार से ये कलर लेंगे अपन, तो लाइट जो डेटा कम होगा वो लाइट दिखेगा, ज़्यादा वाला डार्क दिखेगा, ठीक है। तो ये होगी अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग। उसके बाद में हम बात करते हैं अपन इंसर्ट और डिलीट, दो बातें करेंगे। देखो, यदि आपको कहीं भी नया रो कॉलम ऐड करना हो, तो जैसे मुझे यहाँ मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर मुझे नया रो जोड़ना है, तो रो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और जोड़ने के बाद में आप करेंगे इंसर्ट सीट रो। तो जहां क्लिक किया हुआ है, यानी कि मैंने 3 नंबर पे क्लिक किया, मैं जैसे इंसर्ट रो करूंगा 3 नंबर पे आप देख रहे हो यहाँ रो जुड़ गई है ना। और रो को हटाना होता आप करेंगे डिलीट रो, तो रो डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉलम जोड़ना है तो आप करेंगे इंसर्ट कॉलम, कॉलम जुड़ गया। ये देखो आप, ये वाला कॉलम देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कॉलम नया कॉलम। और कॉलम हटाना तो डिलीट
कॉलम। इसी प्रकार से सीट जोड़नी हो, अभी सीट 1 सीट 2 स्कूल 3 सीट आ रही है, 3 सीट में एक सीट और जोड़नी है तो आप करेंगे इंसर्ट सीट, तो देखो नया सीट आ गया, सीट 4 आ गई ना। सीट को डिलीट करना है तो डिलीट सीट, तो 4th नंबर वाली देखो डिलीट हो गई। अब नई बात क्या है, वो नई बात ये है कि हमें एक सेल जोड़ना, मान लीजिए तो यहां क्लिक किया, यहां पे सेल जोड़ना है तो आप करेंगे इंसर्ट सेल, तो नया सेल इंसर्ट हो जाएगा। दोबारा सुनिए, जहां भी आपको सेल इंसर्ट करना है तो जब आप सेल इंसर्ट करोगे, मैं दोबारा करके बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5 6 3 2 इस तरीके से, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 5 4 8 9। अब देखिए मुझे यहाँ पर सेल इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट सेल। तो जब सेल इंसर्ट होगा तो ये कहेगा जो वर्तमान में सेल है इसको क्या करूँ, या तो इसको राइट में शिफ्ट करेंगे या इसको डाउन शिफ्ट करेंगे। तो आप चाहो तो इसको राइट में शिफ्ट कर दो या डाउन शिफ्ट कर दो। ओके, ये देखो डाउन में शिफ्ट हो गया, नया सेल जुड़ गया। ठीक उसी प्रकार से सेल को डिलीट करेंगे तो डिलीट सेल। जब आप सेल को डिलीट करोगे तो ये बोलेगा कि यहां पर क्या लाऊं, यानी कि ये तो डिलीट हो जाएगा, यहां पर क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे नीचे वाले को शिफ्ट कर दो ऊपर, तो शिफ्ट सेल अप, अन्य सभी सेल ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए आप, क्लियर है चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना डिलीट एंड इंसर्ट, मैंने आपको सेल को डिलीट करना और नया सेल जोड़ना बता दिया, रो बता दिया, कॉलम बता दिया है, और एंटायर सीट, नया सीट जोड़ना हो और सीट को डिलीट करना हो वो मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए आपको अगर ये रो है, रो की हाइट कम ज्यादा करनी है, फॉर्मेट पे चलेंगे, रो हाइट कितनी करनी है, अभी नहीं 15 आ रही है, अभी 20 करना है, 20 ओके कीजिए, ये रो की हाइट बढ़ गई। उसी प्रकार से कॉलम की विड्थ, वैसे तो मैंने बताई हुई आपको ड्रैग करके कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ हो तो कॉलम की विड्थ 10.7 आ रही है, मुझे 15 करनी है, 15 ओके, ये कॉलम की विड्थ बढ़ गई। अगर आपको निश्चित दिया हुआ हो कि कॉलम की विड्थ या रो की हाइट बढ़ानी है वो आप कर सकते हो। इसी प्रकार से विजिबिलिटी, हाइड करना हो कुछ, जैसे मैं करता हूँ हाइड रो, हाइड सीट, हाइड कॉलम, क्या हाइड करना है, जैसे क्लास वाला कॉलम है मैं करता हूँ हाइड कॉलम, तो देखो क्लास वाला कॉलम हाइड हो गया ना, ऊपर आप हेडिंग देखो ए बी सी गायब हो गया, डी आ रहा है, तो इस प्रकार से हाइड हो जाएगा। और यदि मान लीजिए आपको अनहाइड करना है तो आप वापस से क्या करेंगे, हाइड अनहाइड, तो अनहाइड कॉलम पे जाएंगे। तो अनहाइड कैसे होता है कि कौन सा अनहाइड करना वो सिलेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे बी और डी के बीच में जो भी है उसको अनहाइड कीजिए, इसको सिलेक्ट रखेंगे, फॉर्मेट आप बोलेंगे अनहाइड कॉलम, तो इनके बीच में जो भी कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा, जो हाइड हो रहा है। ऐसे रो हाइड करनी है, रो को सिलेक्ट किया या मत करो, आप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां पर जाने के बाद आप करेंगे हाइड रो, तो 4th नंबर पे जो लिखा हुआ गरिमा चौधरी, ये वाली जो रो है वो हाइड होगी। अब आपको पता है कि वो कहाँ है डेटा, वो इन दोनों के बीच में है, इनको सेलेक्ट कर लेंगे और अनहाइड रो, ये अनहाइड हो जाएगी। कई बार ये दिक्कत आती है कि सर इस पूरी सीट में जो कुछ छुपा हुआ सब दिखना चाहिए, तो हम सारी सीट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और पूरी सीट सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से कर देंगे हाइड अनहाइड, हाइड, यहाँ से सीट हाइड हो जाएगी और अनहाइड सीट करनी हो अनहाइड सीट। लेकिन कोई भी रो या कोई कॉलम जो ऑलरेडी हाइड है वो अनहाइड करना, तो आप कर देंगे यहाँ से अनहाइड रोज, तो सारी की सारी रो है वो अनहाइड हो जाएगी, फिर आगे अनहाइड कॉलम, जितने कॉलम जो हाइड है वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इतना पार्ट आपको। उसके बाद में रीनेम सीट, आपको सीट का नाम चेंज करना, जैसे अभी इसका नाम मैंने दिया हुआ स्कूल, तो आप करेंगे रीनेम सीट, सीट के नाम मांग रहा है स्कूल, तो इसका नाम कुछ और देना आपको, जैसे कॉलेज देना है या और कुछ देना है, जैसे कॉलेज कर देता हूँ, इसका नाम कॉलेज, एंटर, कॉलेज हो गया। और दूसरा तरीका सीट का नाम चेंज करने का तरीका है, इस सीट के ऊपर राइट क्लिक करो, रीनेम, यहां से भी ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम, तो यहां नाम देना है स्कूल, ये गलत हो गया। तीसरा तरीका, इस पर डबल क्लिक करो, जो नाम है इस पर डबल क्लिक, तो यहां से आप टाइप करके ठीक कर सकते हैं।
क्लियर है इतना? तो ये था अपना फॉर्मेटिंग का पार्ट। सीट में जो टेब दी हुई है ना नीचे, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इन टेब का कलर चेंज करना हो तो टेब कलर जैसे रेड है, तो स्कूल वाले टेब का कलर क्या होगा? रेड। सीट 1 है, इसका कलर चेंज करना है तो एक तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको, फॉर्मेट में जाके टेब कलर। दूसरा तरीका यहाँ से राइट क्लिक करके टेब कलर, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से प्रत्येक टेब को आप कलर भी दे सकते हो। ये देखो हो गया ना अलग अलग कलर। तो इस प्रकार से कलर दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्लास की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको जरूर देखना आप, क्योंकि उसमें हम इसमें जो डेटा डाल रहे हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, उसका फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, डेटा फॉर्मेट जिसको बोलते हैं। इसके साथ ही हम कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।